लखनऊ से मुजाहिदों को बस से उड़ाने की धमकी दी गई है। गिरफ्तार मुजाहिदों को न छोड़ने पर बम धमाके की चेतावनी दी गई। अलीगंज हनुमान मंदिर में एक पत्र आया है और इसमें मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है। संघ कार्यालय संघ पदाधिकारियों को निशाना बनाने की बात कही है। पत्र मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट गई है। हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त तक न छोड़ने पर धमकी दी गई। रजिस्टर्ड डाक से आए पत्र पर त्रिवेणी नगर उप डाक घर की मोहर लगी हुई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है। पत्र भेजने वाले का नाम जोगिंदर सिंह खदरा मदेगंज लिखा है। तो ये सनसनीखेज खत आया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच में जुटी है। गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त तक न छोड़ने पर धमाके की चेतावनी दी गई। अलीगंज हनुमान मंदिर में ये पत्र प्राप्त हुआ है साधारण डाक के जरिए, जिसमें मंदिर को बम से उड़ाने, संघ कार्यालय संघ पदाधिकारियों को निशाना बनाने की बात कही गई है। चिट्ठी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट गई। लखनऊ में मुजाहिदों को न छोड़ने पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है एक पत्र के द्वारा। गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त तक छोड़ने की बात की गई है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर निशाना बनाने की धमकी दी गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। विवेक, बताइएगा क्राइम ब्रांच अभी तक क्या पता लगा पाई है इस पत्र के बारे में? जी देखिए, अभी जो पत्र मिला है बृहस्पतिवार शाम को मंदिर के जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके नाम पर आया था और इसमें मोहर लगी हुई है। जो त्रिवेणी नगर का उप डाकघर है वहां की मोहर लगी है। तो क्राइम ब्रांच की टीम वहां गई है। वहां जो उप डाकघर है वहां के जो लोग हैं, डाकघर के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो देखे जा रहे हैं। अगर फुटेज में कुछ मिलता है कि कौन चिट्ठी डाल गया है, कैसे डाल गया है, वहां पर किस जरिए से पहुंची है, क्योंकि वही एक ऐसा सुराग है वो डाकघर जहां से वो आखिरी बार लेटर आया था, जहां से पोस्ट किया गया था, वहां से ये चिट्ठी आई है। सारे सुराग वहीं जो उप डाकघर है वहां से मिल सकते हैं। तो क्राइम ब्रांच का जो प्राइमा फेसी वो है जांच है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो वहीं से शुरू हुई है। और अभी शुरुआती जांच में ये हैंडराइटिंग भी देखी जा रही है कि किस तरह की हैंडराइटिंग है। जो कुछ सस्पेक्टेड हैं, अलीगंज जो मंदिर है वहां के कुछ लोग विरोधी भी हैं, वहां पर कुछ पुराने विवाद भी चल रहे हैं मंदिर को लेकर। तो वहां जो आसपास के दुकानदार हैं, दुकान के कब्जों का विवाद है, छोटे छोटे जो झगड़े हैं उन पर छानबीन की जा रही है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है, क्योंकि 14 अगस्त को कहा गया है कि जो मुजाहिदीन, जो अलकायदा के लोग पकड़े गए थे, अभी एटीएस ने हाल में पकड़े हैं, उनको छोड़ने की बात कही जा रही है कि 14 अगस्त की शाम तक अगर नहीं छोड़ेंगे तो मंदिर में ब्लास्ट करेंगे। और तमाम आरएसएस के पदाधिकारी हैं उनको जान को उनको खतरा बताया गया है। पत्र में उनकी ऊपर हमले की चेतावनी भी दी गई है। तो ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव हैं और इस बात को लेकर जो क्राइम ब्रांच है वो भी जांच कर रही है। अलीगंज थाने की पुलिस भी जांच कर रही है, इस पे एफआईआर भी हुई है। तो आगे जो कार्रवाई है वो उप डाकघर से और मंदिर के आसपास के लोगों से शुरुआती छानबीन चल रही है। वहां के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई 12-13 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी पूछताछ की गई है और कई लोगों से पूछताछ की जानी है। आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी। जो शुरुआती छानबीन जो अभी नीलाब्जा चौधरी हैं, जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, वो सारे मामले की देखरेख कर रहे हैं, उनकी निगरानी में ये सारी चीजें हो रही हैं। क्राइम ब्रांच के अलावा सर्विलांस की टीमें अलग लगी हुई हैं। जो करीब 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, कैमरे की फुटेज निकाली गई है और वो देखी जा रही है कि क्या चीजें सामने आती हैं। तो चूंकि अभी ये बृहस्पतिवार शाम का मामला है और कल ये सब चीजें हाईलाइट हुई हैं, तो 1-2 दिन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चूंकि 14 अगस्त की बात है और जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही हैं, सारा एक स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चलती हैं, राजधानी लखनऊ में परेड निकाली जाती है, झंडारोहण होता है। तो बहुत सेंसिटिव माहौल है। इसको लेकर सारी चीजें पुलिस की नजर में है और बहुत जो भी इसके अलावा जो मुजाहिदीन जैसे छोड़ने के लिए कहा गया है उनके भी लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और जो एक एड्रेस उसमें नाम लिखा है जोगिंदर का, वो खदरा का रहने वाला है। जोगिंदर के नाम की भी तलाश की जा रही है कि जोगिंदर आखिर है कौन, क्या वाकई में इस नाम का कोई आदमी है या फिर किसी ने गलत नाम से, फर्जी नाम से लेटर पोस्ट किया। तो अभी बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी बिल्कुल। दिन में बहुत चीजें तो कुल मिलाकर क्राइम ब्रांच जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका विवेक। उधर बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों तरफ से फायरिंग में 2 सिपाही भी जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 कुख्यात बदमाश।
एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के ये बदमाश है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 असलहे, 26 एटीएम कार्ड, 25,000 नगद, कार बरामद हुई है। सोनहा थाना के खैरा गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में 2 सिपाही भी जख्मी हो गए हैं। मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे 4 कुख्यात बदमाश भी चढ़े हैं। ठगी करने वाले बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई है। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के सभी सदस्य हैं, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बस्ती में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ और उसके बाद बदमाश पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एटीएम बदलकर ये सभी ठगी को अंजाम देते थे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। 4 कुख्यात बदमाश पकड़ने में कामयाबी मिली है पुलिस को। ये सभी लोग एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। काफी वक्त से इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। कई मामलों में वे वांछित थे। बस्ती में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, उसको चोटें आई हैं। तो एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के ये बदमाश, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। और अब एक बड़ी खबर, नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के चरण में आज अहम दिन है। आज एयरपोर्ट के लिए जमीन ट्रांसफर की जाएगी। ज्यूरिख कंपनी को ट्रांसफर होगी ये जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कई बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज एयरपोर्ट के लिए जमीन ट्रांसफर की जाएगी। ज्यूरिख कंपनी को जमीन ट्रांसफर होगी। सीएम की मौजूदगी में ये जमीन ट्रांसफर की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का काम बहुत जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार बहुत तेजी से इसके काम को पूरा करने में जुटी हुई है। सभी प्रक्रियाएं एक एक करके जल्द निपटाई जा रही हैं। उधर जल प्रलय की अब हम बात करेंगे, जो इन दिनों चरम पर है। मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही मची है। बिजनौर की बात करें तो गंगा के कटान से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। अपनी फसल को बचाने की तमाम कोशिश ये किसान कर रहे हैं। ये देखिए बिजनौर की तस्वीर है। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि अब धीरे धीरे आसपास की जमीन कटने लगी है। दरअसल खेत हैं और इनमें फसल लगी हुई है। ये सभी किसान परेशान हैं। एक एक करके ये कटान होता जा रहा है और पानी के साथ खेतों की ये मिट्टी और फसल कटकर बह रही है। इसे बचाने की हर जुगत में किसान जुटे हुए हैं। परेशानियां बढ़ गई हैं, फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही हो रही है। संकट में किसान हैं, फसलें हो रही हैं बर्बाद। गंगा के कटान से किसानों की टेंशन बढ़ गई है। फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। ये देखिए खेत है किसानों के, उसमें फसल है। आसपास बहता हुआ तेज बहाव वाला पानी, गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मिट्टी कट कट के खेतों की फसल समेत इसके साथ बह जा रही है। फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान, कई तरह की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे। मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी, खेत और मिट्टी का कटान किसानों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण तटवर्ती इलाकों में दिक्कतें आ रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ खेत है जो धीरे धीरे मिट्टी के कटान के साथ पानी में बह रहे हैं। सड़क पर बैरियर लगाकर रास्ता रोका गया है, क्योंकि आगे खतरा है। रोजमर्रा के काम, पशुओं को ले जाना, पुलिस की पेट्रोलिंग, सब कुछ इस पानी के बीच में से ही हो रही है। सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, तस्वीरें स्वयं बयां करने के लिए काफ़ी हैं, कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। खेतों का कटान एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि फसलें किसानों की बर्बाद हो रही हैं। बिल्कुल आस्था, बिजनौर से सटा एक कोहरपुर इलाका है, जहां पर तकरीबन 5000 की आबादी है और इस आबादी में ज्यादातर जो किसान हैं
वो खेती बाड़ी करते हैं, गंगा के किनारे खेती बाड़ी करते हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता। तो इसको लेकर के लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है आस्था, उसकी वजह से लगातार गंगा कटान कर रही है और उनकी जो फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं, गन्ने के साथ साथ जो धान है, जो पशु के लिए चारा के लिए जो फसलें हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। इसको लेकर के जो है ग्रामीण खासे परेशान हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए प्रशासन ने, लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है पूरी तरह से। और बात करें बिजनौर के दरियाना की, ये मेरठ मार्ग से जुड़ा हुआ एक रोड है। यहाँ पर लगातार कल शाम से लगातार पानी आ रहा है, फसलों में पानी घुस गया है, खेतों में। और जो सड़कें हैं जो मेरठ दतियाना मार्ग की, उसमें 3-3, 4-4 फीट के आसपास पानी चल रहा है। इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन ने उसने बैरियर लगा दिया है, आवाजाही पर वाहनों की रोक लगा दी है। इसको लेकर के जो मेरठ से टीचर्स आ रहे हैं वो भी जो है सड़कों पर खड़े हुए हैं, परेशान हाल है। उन्हें स्कूल जाना था, वो स्कूल जाने से भी महरूम रह गए हैं आस्था। तो कुल मिला कहा जाए बिजनौर में इस वक्त आफत की बारिश है। इसको लेकर के जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, जो इलाके के लोग हैं, जो राहगीर हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं आस्था। जी हाँ, राहगीर परेशान होते नजर आ रहे हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बारिश को लेकर अलर्ट भी लगातार जारी है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सरफराज। और अब बात मैनपुरी की करते हैं। बारिश के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहां बारिश हुई और बारिश के बाद अंडरग्राउंड पुल में लबालब पानी भर गया। इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और अब इसके बाद से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। आपको बता दें, इस अंडरग्राउंड पुल में पानी निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ के लोगों को किस तरह दिक्कतें होती हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरग्राउंड पुल में पानी ही पानी भरा हुआ है। रिक्शा लगभग डूब चुका है, कई फीट पानी भरा हुआ है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे वाहन डूब गए हैं। देखिए, रिक्शे की ऊपरी सीट पर लोग बैठे हैं और वो पूरी तरह पानी के अंदर है। घोड़ा गाड़ी वहां से होकर जा रही है, लेकिन ये घोड़ा भी लगभग पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। हालत देखिए आप, कई फीट पानी कि यदि कोई गड्ढा आए तो इसमें किसी का पैर फिसल जाए तो डूबकर जान भी जा सकती है। इसमें ट्रैक्टर भी आधा डूबा हुआ है। बरसात का मौसम है, 3 महीने कंटिन्यू बारिश होगी तो क्या होगा, ठीक है। और इस रोड से कम 25-30 गांव लग रहे हैं, ठीक है। मैनपुरी सुगावा रोड से लेके सिरसागंज और मैनपुरी रोड पे ये रोड जुड़ता है। और सुबह देखो इसमें घोड़ा बुग्गी डूब गए, एक ट्रैक्टर डूब गए। अगर लड़के यहाँ के नहीं होते, गांव के बच्चे, तो वो 2-4 आदमी मर जाते। और अब बात मुजफ्फरनगर की। यहाँ भी मुसीबत कम नहीं है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के कई गांव आज पानी में डूब चुके हैं। इसके पीछे की वजह है सोलानी नदी में 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाना। इसकी वजह से मुजफ्फरनगर के कई मुख्य रास्तों में जल भराव हो गया है और इसके कारण कई गाँव से संपर्क मुख्यालय कट गए हैं। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए शेरपुर रपटा पर राहगीरों के लिए निःशुल्क ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पानी से भरे हुए रास्तों को राहगीरों को पार करा रही है। कई गांव डूब चुके हैं पानी में। मेन रोड पर भी पानी भरा हुआ है। अब केवल ट्रैक्टर ट्रॉली का ही सहारा रह गया है। मतलब एक पार से दूसरे पार जाना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली है। लोग उसी में अपने दुपहिए वाहन सामान लादकर रास्ता पार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है। सड़कों पर पानी है सराबोर, इसी के बीच से होकर लोग अपना रास्ता बना रहे हैं। बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत परेशानी होती है लोगों को। हम अभी चमराला के यात्री साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी पानी है, नीचे हमारे जो पैर हैं वो पानी में हैं और बड़ी समस्या होती है पशुओं के। और प्रशासन के लोग आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो रपटे से अपना चले जाते हैं। तो ट्रैक्टर लगाए हमने 2, तहसील की तरफ से 2 ट्रैक्टर लगे। आज लोगों को फ्री सेवा दी जा रही है। कुछ लोग अपना प्राइवेट भी लगा लेते हैं, लेकिन उनको आज हटा दिया गया है। अलर्ट देखिए 2 रिवर्स में मिल लीजिए, गंगा जी में और सुलानी में, 2 जगह पर के किनारे जो गांव है वहाँ बाढ़ का खतरा रहता है। तो इस समय जो अभी स्थिति है वहाँ गंगा जी पे खतरे की स्थिति नहीं है कोई भी। सुलानी में थोड़ा सा 2-3 दिन से लगातार पानी थोड़ा बढ़ा हुआ है और इस वजह से वहाँ थोड़ा सा पानी जो लो लैंड है वहाँ लो लैंड में पानी आया हुआ था। तो अब वहाँ पर सभी तहसील प्रशासन सबको एक्टिव कर रखा गया, जो भी उनके लेखपाल हैं या जो भी अन्य विभाग के भी, जो सप्लाई विभाग हो गया या अन्य विभाग, पुलिस विभाग से लेकर के जो सभी विभाग हैं। ड्रेनेज विभाग लगातार लगा हुआ है। वहाँ जो पुल के पास जलकुंभी आती है उनको लगातार उनके जेसीबी के माध्यम से लगातार हटाया जा रहा है। सिर्फ देहाती इलाकों में ही नहीं, भारी बरसात ने शहरी क्षेत्रों में भी बुरा हाल कर दिया है। आलम यह है कि ग्रेटर नोएडा में डीएम दफ्तर भी
बारिश के चलते तालाब में तब्दील हो गया है। उन दावों की इससे पोल खुल जाती है जो बारिश के इंतजामों को लेकर किए जाते हैं। पानी पानी होने वाले डीएम ऑफिस आने वाले लोगों को समस्याएं हो रही हैं। हालात ऐसे कि अफसरों की गाड़ियां भी यहां डूब जाती हैं। हाईटेक सिटी के डीएम दफ्तर का ये हाल तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लेकिन प्राधिकरण को शायद ये तस्वीरें नजर नहीं आती। गौतम बुद्ध नगर हाईटेक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर हाईटेक सिटी का हाल बद से बदतर है। जो प्राधिकरण और प्रशासन की यहाँ पर एक हल्की सी बरसात ने पोल खोल दी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जो लोग हैं वो जो है पानी में ही होकर गुजर रहे हैं और सभी गाड़ियां, जो अधिकारियों की सभी गाड़ियां जो हैं वो पानी में जो है डूब गई हैं। पूरा दफ्तर जो है जिलाधिकारी का पानी में जो यहाँ पर जो है डूब गया है। जो प्राधिकरण की जो पोल है वो यहाँ पर जो है खुलकर सामने आ रही है। जिस तरह से जो प्राधिकरण प्रशासन लाख वादे करता है कि हम लोग जो है पानी निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन वो सारे वादे यहाँ पर प्राधिकरण और प्रशासन के खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में एसएन के समूह पर छापे से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स के छापों में 400 करोड़ के अघोषित कारोबार का खुलासा हुआ। इसमें 7 किलो सोना, 52 लाख रुपए नगद मिले। 34 बैंक खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ। अब तक की जांच में 115 बोगस कंपनियां मिली हैं। आयकर विभाग के अफसरों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो कानपुर में एसएन के समूह पर छापे पड़े हैं। अब तक की जांच में 115 बोगस कंपनियां सामने आई हैं। छापेमारी में 7 किलो सोना और 52 लाख रुपए नकद बरामद हुआ है। तो कानपुर में एसएन के ग्रुप पर यह बड़ा छापा पड़ा है, जिसमें 400 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता लगा है, जिसमें नकद से लेकर सोना और चांदी तक मौजूद है।